Hello, Bacho. Let us start one more chapter from our social science book, that is, The Earth in the Solar System. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. Now, watching a sunset है ना looks beautiful. जब सूर्य डूबता है सनसेट होता है तब वो स्काई में देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। क्या नोटिस करते हो आप सबसे पहले जब दिन ख़त्म होने वाला होता है? तो यूजुअली हम देखते हैं कि वहाँ पर एक या दो ब्राइट डॉट्स हैं या शाइनिंग स्टार्स हैं। हमें एक या दो ही सितारे वहाँ पर नज़र आते हैं। Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. और बहुत ही जल्द हमको बहुत सारे वहाँ पर जो है डॉट्स दिखाई देने लगते हैं, यानी कि स्टार्स दिखाई देने लगते हैं, और इतने की जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. अब ये जो सितारे हैं जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं रात में, कुछ बहुत ब्राइट नज़र आते हैं, कुछ कम ब्राइट दिखते हैं, डिम से दिखते हैं हमें, और ऐसे दिखते हैं जैसे कि पूरा जो हमारा स्काई है, आसमान है, ये डायमंड से जड़ा हुआ है ना। बहुत सारे डायमंड्स जो हैं वो स्काई में लगे हुए हैं और वो सारे ही हमें ट्विंकलिंग अपीयर करते हैं। ट्विंकलिंग मीन्स कभी तेज़ रोशनी होती है, कभी रोशनी उनकी कम हो जाती है, ट्विंकल करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे ही ट्विंकल नहीं करते, कुछ जो स्टार्स होते हैं ये ट्विंकल नहीं करते, ये चमकते रहते हैं। जैसे एक बल्ब जलता है ना, वैसे ही बस ये कंटिन्यूसली जलते रहते हैं विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स। ये चांद की तरह चमकते रहते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज. It may, however, appear at different times, in different shapes, and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It's a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. Now, इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो सितारे हैं, हम इनके सामने एक और चीज़ देखते हैं जो कि है चांद। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब रोज़ हमें सितारे दिखाई दे रहे हैं तो रोज़ हमें चांद भी दिखाई देगा। हमें चांद अलग अलग टाइम पर, अलग अलग शेप में, अलग अलग पोजीशन में दिखाई देता है ना। कभी चांद 8 बजे निकल रहा है तो कभी 9 बजे निकल रहा है, यानी टाइम भी अलग है, उसका शेप भी अलग है। कभी फुल मून है, कभी क्रीसेंट है, और जो उसके पोजीशन है, कहाँ पे निकलेगा वो भी उसके चेंज होते रहते हैं। हमें फुल मून जो है वो महीने में एक ही बार दिखता है, जिसको हम बोलते हैं फुल मून नाइट या फिर हिंदी में पूर्णिमा। और तो ये जो पूर्णिमा है हमें ये 14 रात के लिए दिखती है। उसके बाद फिर हम जो है न्यू मून नाइट आती है, यानी चांद जो है वो हमें दिखाई नहीं देता है, जिसको हम अमावस्या कहते हैं। उस दिन हमें नाइट स्काई जो है वो सबसे क्लियर दिखाई देती है। जब चांद नहीं होता है तो हमें स्टार्स जो है वो ज़्यादा दिखाई देते हैं और क्लियर दिखाई देते हैं। Now, do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये हमें दिन के समय में क्यों नज़र नहीं आती हैं, यानी हम चांद या सितारे हम दिन में क्यों नहीं दिख सकते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. ये इसलिए होता है क्योंकि दिन में हमें सूरज नज़र आता है। सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से ये प्रेजेंट है दिन में भी, लेकिन उसकी तेज़ रोशनी की वजह से हमें ये जो है दिखाई नहीं देते हैं। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Celestial bodies क्या है? Celestial bodies वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आसमान में दिखाई देती हैं। वो चांद है, वो सितारे हैं, वो सन है, मून है, एवरीथिंग जो हमें आसमान में दिखाई देती है, जो चमक रही है स्काई में, वो celestial body है। Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. अब ये जो celestial bodies हैं, ठीक है, इनमें कुछ जो है celestial bodies वो बहुत बड़ी हैं और गर्म है। ये जो है ये बनी हुई हैं गैसेस से।
Now, इनकी अपनी खुद की हीट है और अपनी खुद की लाइट है, जिसको वो बहुत लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एमिट करते हैं, यानी छोड़ते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज को हम बोलते हैं स्टार्स, और उन्हीं में से जो है एक स्टार है हमारा सन। सन भी एक स्टार ही है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. ये जो इतने सारे हमें सितारे जो हैं, स्टार्स जो हैं दिखाई देते हैं, ये भी यानी सन ही की तरह है, राइट। लेकिन इनकी जो लाइट है या इनकी जो हीट है हमें कम फील होती है, क्योंकि ये हमसे, सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है। ये वाले जो स्टार्स है, बाकी के जो स्टार्स हैं, ये बहुत ज़्यादा दूर हैं अर्थ से, इसलिए ये हमें बहुत छोटे साइज में दिखाई देते हैं, प्लस इनकी हीट भी हमें फील नहीं होती है। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How a small airplane looks when it is flying at a great height. ये हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो चीज़ हमसे दूर होती है, जो भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर है, वो हमें छोटी नज़र आती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है एरोप्लेन का। एरोप्लेन एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसको नीचे से देखते हैं आसमान में उड़ते हुए, तो वो हमें बहुत छोटा सा दिखाई देता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. रात में जो है, जब हम स्टार्स को देखते हैं, तो जब हम ध्यान से देखेंगे तो वहां पर हमें कुछ पैटर्न्स दिखाई देंगे, है ना। पर्टिकुलर स्टार्स जो है वो एक पैटर्न बनाते हुए हमें नजर आएंगे। ये जो पैटर्न्स होते हैं, इनको बोला जाता है कॉन्स्टिलेशंस। ओके, ठीक है। कॉन्स्टिलेशंस क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि पैटर्न बना रहे हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन। इन्हीं में से एक एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, या फिर बिग बियर के नाम से भी हम उस कॉन्स्टिलेशन को जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्त ऋषि, और सप्त सेवन, सप्त मीन्स सेवन एंड ऋषि मीन्स sages. It is a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो ये जो constellations हैं, group of stars हैं, उन्हीं में से एक और है हमारे, जिसको हम easily recognize कर सकते हैं, जो कि है सप्त ऋषि या 7 sages. ये 7 स्टार्स का ग्रुप है, और जो कि पार्ट है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ही। ओके, आप अपने एल्डर फैमिली में किसी मेंबर से बोल सकते हो कि आपको और प्लैनेट कॉन्स्टलेशन या फिर कोई स्टार्स आपको वो दिखा सके। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमिन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब पुराने समय में इनका बहुत यूज था। क्यों यूज था? कि जो समुद्र से जा रहे हैं, है ना, पहले के समय में नेविगेशन इतना ईजी नहीं होता था। कहाँ हमें किस रास्ते पर चलना है ये जानना, कंपास नहीं थे तो मुश्किल था ये सब कुछ फाइंड आउट करना। तो वो जो रास्ता ढूंढते थे, वो स्टार्स के थ्रू ही रास्ता जो है वो खोजते हुए जाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। तो जो नॉर्थ स्टार है, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही चमकता है, तो वहां से वो उस तारे को देखकर समझ जाते थे कि हम नॉर्थ की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और इसी को बोला जाता है पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। ये हमेशा एक ही जगह पर रहेगा स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, और हम इजिली पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर है ये पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। Now look at figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अब हम ध्यान से देखेंगे कि ये जो सप्त ऋषि, हम पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो 7 स्टार्स हैं, ये सप्त ऋषि के ही 7 स्टार्स हैं। इन ग्रुप ऑफ जो ये जो कॉन्स्टलेशन है, इसमें जो पर्टिकुलर ये जो 2 स्टार हैं, इनको हम पॉइंटर स्टार बोलते हैं। जब हम इन पॉइंटर स्टार को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल उसके सामने, है ना, जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वहां पर भी जो एंड है लाइन का, वो जाकर रुकेगा हमारा नॉर्थ स्टार पे। ठीक है, तो जो भी हमें स्टार उसके सीध में दिखता है, ठीक है, उस अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो बिल्कुल जो एंड पॉइंट पे जो हमें स्टार दिख रहा है, बिल्कुल उसके लेवल में जो हमें स्टार दिखेगा वही नॉर्थ स्टार है। तो पहले उस
ये पहचानना ज़रूरी है कि हमें सप्तऋषि को जानना ज़रूरी है कि सप्तऋषि किधर है। जब हमें सप्तऋषि मिल जाएगा तो उसके ये जो 2 लाइन में जो स्टार बने होते हैं, स्टार हमें जो दिखाई दे रहे हैं, बस इन्हीं को हम सीध में देखते हुए जाएंगे तो हमें आगे चल के जो है वो नॉर्थ स्टार दिख जाएगा। Now, some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. अब ये जो celestial bodies हैं, ये जो bodies हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास में अपनी heat और light हो। ये जो अदर ये जो celestial bodies हैं, ये दूसरी जो हैं stars, इनकी लाइट की वजह से ये चमकते हुए दिखाई देते हैं और इन चमकती हुई बॉडी को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, जिसका मतलब होता है विच मीन्स वॉन्डरर्स। वॉन्डरर मीन्स फिरने वाला, है ना, जो अननेसेसरी यहाँ वहाँ घूमते जो रहता है उसको हम वॉन्डरर बोलते हैं। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. If we look at the earth from a greater distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. तो उन्हीं में से एक जो प्लैनेट है हमारा अर्थ, और इसको जो है लाइट या हीट जो मिलती है ये हमें मिलती है सन से, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। अगर हम पृथ्वी को बहुत दूर से देखते हैं या फिर हम चांद पर बैठकर पृथ्वी की तरफ देखेंगे, अर्थ की तरफ देखेंगे, तो ये हमें वैसे ही शाइनिंग दिखेगी जैसे कि हमें मून दिखाई पड़ता है। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो जो मून है ये प्लैनेट नहीं है, ये क्या है, ये सैटेलाइट है। हम प्लैनेट उसी को कहते हैं जो सन के चक्कर काटता है, ठीक है। हम मून को प्लैनेट क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो सन को रिवॉल्व ना करके अर्थ को रिवॉल्व करता है, इसलिए वो अर्थ की सैटेलाइट है। लाइक आर अर्थ, हमारे अर्थ के जैसे और भी 7 और प्लैनेट है, और उनमें से कुछ के मून है, सबके मून नहीं है। Now here one interesting fact is given. Jupiter, Saturn and Uranus have rings around them. These are belt of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. हम टेलीस्कोप की मदद से अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के रिंग्स दिखाई देंगे। ये जो रिंग्स हैं ये किस चीज के बने हुए हैं, बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस। डेब्रिस का मतलब होता है कचरा, ठीक है। जब ये प्लैनेट्स बन रहे थे हजारों सालों पहले, ठीक है, तो उस समय जो बाकी जो बचा हुआ सामान था, ठीक है, प्लैनेट्स बनने के बाद में जो बचा हुआ कचरा था, ठीक है, जहाँ फिर आसपास में प्लैनेट्स टकराते भी हैं तो उनसे जो पार्टिकल्स निकल जाते हैं उसको हम डेब्रीज कहते हैं। तो ये जो डेब्रीज है ये बेल्ट की तरह, यानी एक पर्टिकुलर एक पाथ है उनका, तो उस पर ये रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के ही केवल ये बेल्ट्स हैं, डेब्रीज के बेल्ट्स हैं, जो कि हम पावरफुल टेलीस्कोप से उसको देख सकते हैं। The solar system. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form the solar system. ठीक है, तो ये जो सन है 8 प्लैनेट्स हैं, साथ में उनके जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, और कुछ और हम सेलेस्टियल बॉडीज को अगर इंक्लूड करें जैसे कि एस्टेरॉइड्स और मीटेरोइड्स, इन्हीं सबको मिलाकर हम बोलते हैं सोलार सिस्टम, जिसमें ये जो सोलार फैमिली है इसके हेड हैं सन। Now what is asteroids and meteoroids? एस्टेरॉइड और मीटेरोइड भी जो है वो सोलार फैमिली का ही पार्ट है। ये स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़ी रॉक्स होती हैं, ठीक है। जो एस्टेरॉइड्स हैं ये लार्ज साइज के रॉक्स हैं, जो मीटेरोइड्स हैं ये थोड़े छोटे साइज के रॉक्स हैं, ठीक है। ये भी जो है सन के रिवॉल्व करते रहते हैं। The sun. The sun is the center of the solar system. It's a huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it's far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. चलिए अब हम पढ़ते हैं इस फैमिली के सबसे पहले मेंबर के बारे में, जो कि है सन। सन सोलार सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये बहुत बड़ा है और
इसमें ये जो है ये किस चीज का बना हुआ है, बहुत ज्यादा गर्म गैसेस का। इसमें एक पुल्लिंग फोर्स होता है, जैसे हमारे अर्थ में एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच कर रखता है, ऐसे ही सन में भी एक पुल्लिंग फोर्स होता है जो पूरे सोलर सिस्टम को अपनी तरफ खींच कर रखता है। ये अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का। पूरे सोलर सिस्टम में जो है सोर्स कौन है लाइट और हीट का, सन। लेकिन इसकी जो बहुत ट्रिमेंडस मीन्स एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा इसकी हीट हमें फील नहीं होती है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है, अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। नाउ लेट्स रीड अबाउट द प्लैनेट्स। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो हमारे जो सोलर सिस्टम है इसमें टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, बाद में प्लूटो जो है उसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया, क्योंकि वो कभी कभी सन के चक्कर लगाता था और कभी कभी नेपट्यून के चक्कर लगाने लगता था, तो इसलिए उसको जो है इस कैटेगरी से बाहर कर दिया। नाउ वी हैव 8 प्लैनेट्स। कैसे याद करना है इस पूरे सीक्वेंस को, एन इजी वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो ये आप निमोनिक के थ्रू भी इसको याद कर सकते हो। All the 8 planets of the solar system move around the sun in fixed path. These paths are elongated. They are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. Venus is considered as Earth twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. अगर हम 8 planets की बात करें तो ये जो है इनका एक फिक्स पाथ है सन के, ये कहीं भी यहाँ वहाँ नहीं घूमेंगे। इनका एक फिक्स्ड पाथ होता है सन के अराउंड चक्कर लगाने का, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। अब ये जो पाथ है ये इलोंगेटेड पाथ है। इलोंगेटेड मीन्स किस टाइप, कैसा पाथ है, किस तरीके से हमें जो पाथ दिखेगा, ये हमें ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज द सन, ये सेंटर में सन है, ओके और ये जो है प्लैनेट इसके चक्कर लगा रहा है, तो ये इलोंगेटेड है, लाइक ऐसे कंप्लीट सर्कल में नहीं है चक्कर लगाता है, ये इलोंगेटेड ओवल शेप में सन के चक्कर लगाता है। मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट टू द सन। Mercury is the nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round. हमारे अर्थ को कितना समय लगता है सन का एक चक्कर लगाने के लिए, 365 डेज। कंपेयर करें मरकुरी से तो मरकुरी टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट। इतना कम टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो सन, उसका जो एलिप्टिकल पाथ है ये अर्थ के कंपैरिजन कम है, ठीक है। हम दूर हैं, हम जो है पृथ्वी जो है सन से थोड़ा सा दूरी पर है। लाइक ये सन है, ये मरकुरी है, दिस इज मरकुरी, देन वीनस, देन कम्स द अर्थ। तो देखो पाथ जो है ये कम एरिया है, फिर ये ज्यादा एरिया है, फिर ये और ज्यादा एरिया है, तो इसलिए हमें 365 डेज लगते हैं पूरा जो है कंप्लीट करने के लिए। और जो मरकुरी है उसको थोड़ा सा कम समय लगता है एक कंप्लीट कर राउंड लेने के लिए। वीनस इज कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्विन। वीनस को अर्थ का ट्विन क्यों बोला जाता है, अर्थ ट्विन, ट्विन मीन्स जुड़वा, अर्थ के जैसे दिखने वाला, बिकॉज उसका साइज और शेप जो है ये हमारे अर्थ से ऑलमोस्ट सेम है। टिल रिसेंटली August 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। जैसे कि अभी मैंने बताया कि प्लूटो को पहले प्लैनेट की कैटेगरी में काउंट किया जाता था अगस्त 2006 के पहले तक। इसके बाद में एक मीटिंग हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की, जहां पर यह डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जैसे कि दूसरी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं को हम जो है ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से बुलाएंगे। इसी तरीके से और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो इन कैटेगरी में नहीं आती हैं, ठीक है। वो ना मेटेरॉइड्स हैं, ना एस्टेरॉइड्स हैं, ना स्टार है, ना प्लैनेट है, तो उनके लिए एक अलग से कैटेगरी है जिसको बोला जाता है ड्वार्फ प्लैनेट्स। इनमें और भी हैं, तो इस कैटेगरी में ही जो है प्लूटो को भी डाल दिया गया। नाउ हियर सम
facts are given. Do you know? Sol in Roman mythology, the sun god Solar means related to the sun. The family of the sun is therefore called the solar system. Write down as many words using the word solar on your own as you can. तो ये जो सोल वर्ड है ये रोमन माइथोलॉजी में जो है सन गॉड को बोला जाता था, जिसमें सोलार जो है ये सन से रिलेटेड है. जैसे हम सोलार पैनल्स देखते हैं, सोलार कुकर देखते हैं, तो ये जो सोलार वर्ड है ना ये रिलेटेड है सन से. Now, word origin. Many words used in language may have been taken from some other language. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made up of two Greek words, GE meaning earth and graphia meaning writing. Find out more about the earth. तो ये जो geography है, ये geography word जो है ये इंग्लिश वर्ड है जिसका ओरिजिन ग्रीक में हुआ है. ये जो वर्ड है ना इंग्लिश में, इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन किसका? अर्थ का. जिसमें अर्थ का मतलब होता है जो जीई वर्ड है उसका मतलब है अर्थ, और जो ग्राफिया है उसका मतलब है राइट. Now, do you know humans have always been fascinated gazing at the night sky? Those who study the celestial bodies and their movements are called astronomers. तो हम humans जो हैं वो हमेशा fascinate हो जाते हैं. हम में से बहुत सारे लोग हैं जो fascinate हो जाते हैं जब हम sky के बारे में पढ़ते हैं. हमें और जानना अच्छा लगता है. जो लोग study करते हैं celestial bodies को, ठीक है, उनको हम कहते हैं astronomers. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स. आर्यभट्टा वॉज ए फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशियंट इंडिया. हमारे इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन थे? आर्यभट्ट. ही सेड दैट द मून हैड द प्लैनेट्स एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट. टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. तो उन्होंने क्या बोला था आर्यभट्ट ने कि ये जो लाइट हम देखते हैं, जो हमें मून दिख रहा है या बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, ये हमें शाइन करते हुए क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये सन का रिफ्लेक्शन है. सन की लाइट उनके ऊपर पड़ रही है, इसलिए वो चमक रहे हैं. आज जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स को. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. इन साइज इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. इट इज स्लाइटली फ्लैटर्न एट द पोल्स. दैट इज व्हाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड. जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. तो ये जो अर्थ है हमारा, ये थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का. अगर हम सन से काउंट करें तो ये थर्ड नंबर पे आता है. और अगर साइज की बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है. ठीक है, इससे चार और बड़े प्लैनेट हैं. ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है. ये जो अर्थ है ना ये एकदम गोल नहीं है. हम कहते हैं ना कि दुनिया गोल है, बट इट इज नॉट लाइक दिस राउंड शेप. ऐसी राउंड नहीं है. इट इज समवॉट लाइक जियोइड, है ना, हल्की सी ऊपर से फ्लैटेंड है. ठीक है, यहां से और यहां से जो है ये थोड़ी सी दबी हुई है, एकदम गोल नहीं है. इस शेप को हम बोलते हैं जियोइड. और जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक. जियोइड मीन्स अर्थ लाइक. Now, conditions favorable to support life are probably found only on the earth. The earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which are very essential for our survival. The air has life-supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. Now, जो भी conditions हैं, favorable जो conditions होती हैं एक लाइफ को चलने के लिए, वो सारी ही हमारे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है. क्या ज़रूरतें हैं एक लाइफ के लिए? ऑक्सीजन होना चाहिए, खाना होना चाहिए, पानी होना चाहिए. ठीक है, ये मेन जो है कंडीशंस हैं किसी को भी जिंदा रहने के लिए. तो ये सारी जो कंडीशंस हैं ये अर्थ फुलफिल करता है. अर्थ ना ही बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है. It has water and air which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. ये जो अर्थ है इसके ऊपर पानी भी है, एयर भी है, जो कि जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर ऑक्सीजन. ठीक है, बिना ऑक्सीजन के तो जीवन पॉसिबल ही नहीं है.
इन्हीं रीजंस की वजह से जो है अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोला जाता है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि लाइफ जो है हमें सिर्फ अर्थ के ऊपर दिखाई देती है. From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. जब हम अर्थ से बाहर जाएंगे, यानी या जब हम स्पेस में जाएंगे, तब हमें अर्थ जो है वो कैसा दिखाई देगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा. क्यों ब्लू दिखाई देगा? क्योंकि उसका 2/3 सरफेस जो है वो पानी से भरा हुआ है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है. Now comes the moon. The moon has only one satellite, that is the moon. The Earth has only one satellite, that is the moon. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. It appears so big because it's nearer to our planet than other celestial bodies. It is about 3,84,400 kilometers away from us. Now you can compare the distance of the Earth from the Sun and that from the Moon. तो अर्थ जो है इसके सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि है मून, जिसका डायामीटर है ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ. ओनली 1/4. क्वार्टर मीन्स 1/4. तो ये जो हमारी मून है इसकी अगर हम डायामीटर की बात करें तो 1/4 है, ये डायामीटर है. लाइक यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं डायामीटर. ये कितना है? अर्थ का 1/4. इट इज अबाउट कितना किलोमीटर दूर है ये हमसे? 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. अब कंपेयर कर सकते हो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. तो हम डिस्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं कि अर्थ का सन से कितना डिस्टेंस है और मून का अर्थ से कितना डिस्टेंस है. द मून मूव्स अराउंड Earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of the moon is visible to us on the Earth. तो हमें हमेशा जो है चांद का एक ही साइड दिखाई देता है. वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है, जो अर्थ के चक्कर लगा रहा है मून, ये एक 27 डेज लेता है पूरा एक. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून. ये जो चक्कर लगा रहा है इट टेक्स 27 डेज ये पूरा चक्कर लगाने के लिए. और हम जो है वो रेवोल्यूशन रिवॉल्व भी करते हैं प्लस रोटेट भी करता है अर्थ सन के. मून भी रिवॉल्व भी करता है, रोटेट भी करता है. हम रोटेट करते हैं, एक चक्कर लगाते हैं 24 आवर्स में, यानी पूरा एक दिन लगता है हमें सन का एक जो है रोटेशन करने के लिए. रेवोल्यूशन 365 डेज. एक रेवोल्यूशन करने के लिए हमें एक रेवोल्यूशन के लिए लगता है 365 डेज, लेकिन हमें एक रोटेशन के लिए लगता है 24 आवर्स. सिमिलरली मून को एक रेवोल्यूशन के लिए लगते हैं 27 डेज प्लस एक रोटेशन को भी और एक रेवोल्यूशन को भी, इसको बराबर समय लगता है 27 डेज. यानी जिस स्पीड में ये रेवोल्यूशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसी स्पीड में ये रोटेशन भी कर रहा है. तो इसीलिए हमें जो है इसका ये सिर्फ एक ही साइड नजर आता है. आया समझ? ये जो मून है ये अर्थ के चक्कर लगा रहा है, 27 डेज में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है. और ये इतने धीरे जो है इसका रोटेशन है कि पूरे 27 दिन लगते हैं इसको पूरा यहां से यहां टर्न होने के लिए. तो जब ये टर्न होता है, ठीक है, तब ये हमारा जो अर्थ है ये भी जो है उसके साथ में टर्न हो रहा होता है. तो हमें जो है हमेशा इसका जो है एक ही साइड नजर आता है. The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो ये जो मून है ये सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है यहाँ पर कंडीशंस. क्यों? कि यहाँ पर माउंटेन्स हैं, वो तो अर्थ के ऊपर भी है, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं. प्लेन मीन्स जो प्लेन एरिया होता है और डिप्रेशन मीन्स गड्ढे वाला एरिया. तो यहाँ पर ये सब कुछ है इसके सरफेस पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन है या पानी है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है.
Now, do you know light travels at the speed of about 3 lakh kilometer per second? Yet, even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. तो जो लाइट है इसको सबसे फास्टेस्ट बोला जाता है कि लाइट सबसे तेज ट्रैवल करती है. कितना तेज ट्रैवल करती है कि ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड पहुंच जाती है. लेकिन फिर भी यानी इतनी स्पीड होने के बाद भी सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं. तो आप इससे इमेजिन कर सकते हो कि कितना वास्ट डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में. Now there is one more interesting fact, that is Neil Armstrong was the first man to step on the surface of the moon on 20th July 1969. Find out whether any Indian has landed on the moon. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये पहले मनुष्य थे जिन्होंने मून के ऊपर अपना पहला स्टेप रखा था. कब रखा था? ऑन 20th जुलाई 1969. क्या कोई और इंडियन है जिसने मून पर लैंड किया है? तो आपको फाइंड आउट करना है. A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. तो सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट के चक्कर लगाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि प्लैनेट चक्कर लगाता है सन के. कुछ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल बॉडी बोलते हैं. ये साइंटिस्ट के थ्रू डिज़ाइन की जाती हैं. क्यों डिज़ाइन की जाती हैं? ताकि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें यूनिवर्स की, या फिर कम्युनिकेशन के लिए हम उसको यूज़ कर सकें. ये रॉकेट के थ्रू लॉन्च की जाती हैं और ऑर्बिट में प्लेस की जाती हैं. यानी इनका एक अपना जो है पाथ ये डिफाइन कर देते हैं और इनको वहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है. ये बस वहीं पर चक्कर लगाती रहती हैं. और सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स की अगर हम बात करें तो वो हैं इनसैट, IRS और एड्यूसैट. नाउ एस्टेरॉइड्स. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are a part of the planet which exploded many years back. तो ये जो asteroids हैं, जैसे कि stars हैं, planets हैं, satellites हैं, इनके अलावा कुछ और tiny bodies हैं, ठीक है, small bodies हैं, जो कि सन के चक्कर लगाती रहती हैं. इन बॉडीज को हम कहते हैं एस्टेरॉइड्स. ये कह सकते हैं कि ये छोटे रॉक्स हैं. ये हमें मिलेंगे कहाँ पर? ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ये पर्टिकुलर इनकी जगह है. कहाँ पर है? मार्स और जुपिटर के बीच का जो ऑर्बिट है. लाइक फॉर एग्जाम्पल दिस इज मार्स. ये जो ऑर्बिट है ये मार्स का है एंड ये जो ऑर्बिट है ये जुपिटर का है. दिस इज अवर सन. बीच में दिस इज अवर सन. तो ये जो मार्स है और ये हमारा जुपिटर है, इसके बीच में जो है, इस ऑर्बिट के बीच में जो भी हमें नजर आएगा ये हमें एस्ट्रॉइड नजर आएंगे. ये हमेशा इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में नजर आते हैं. Now they are found between the orbits of Mars and Jupiter. Scientists are of the view that asteroids are a part of planets which exploded many years back. तो साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये यहाँ बीच में कैसे आए? ये यहाँ ऐसे आए कि कभी जो है पास्ट में मार्स या जुपिटर एक्सप्लोड हुआ होगा, इनके किसी चीज़ से टकराए होंगे मार्स या जुपिटर. तो इनका जो भी मटेरियल है बचा हुआ, यानी टकराने के बाद जो टूट के गिरा होगा, यही है जो ऑर्बिट के बीच में, ये जो है इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में रिवॉल्व कर रहे हैं. नाउ कम्स द मेटेरॉइड्स. द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स. मेटेरॉइड्स क्या हैं? ये थोड़े छोटे साइज के होते हैं, ठीक है. एस्टेरॉइड बड़े साइज के रॉक्स होते हैं, मेटेरॉइड्स स्मॉल साइज के रॉक्स होते हैं. ये सन के अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं. समटाइम्स दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. अब इनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है मेटेरॉइड्स का, ये कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं. लेकिन एस्टेरॉइड्स का एक फिक्स्ड पाथ होता है, एक ऑर्बिट होता है घूमने के लिए. मेटेरॉइड्स भी सन के मूव करते हैं अराउंड. फिक्स्ड पाथ नहीं है कि पर्टिकुलरली यहीं पर ही मूव करेंगे. कभी कभी जो है मेटेरॉइड्स अर्थ के पास आ जाते हैं और अर्थ के ऊपर भी गिर जाते हैं. Now during this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. अब जब ये अर्थ के ऊपर गिर रहे होते हैं तो हमें मालूम है कि हमारे जो अर्थ है ये एक ब्लैंकेट से कवर्ड है, ठीक है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. तो जैसे ही ये एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन का मतलब होता है घिसना, घर्षण.
तो उस रगड़ की वजह से जो है इनमें आग लग जाती है और ये जल जाते हैं। और यूजुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जल के आसमान में ही खत्म हो जाते हैं, ये अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाते। कुछ जो होते कई कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इनमें आग नहीं लगती है और ये एज इट इज जो है वो कभी कभी बर्न हो जाते हैं, पूरे बर्न नहीं हो पाते और अर्थ पे गिर जाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि ये पूरी तरीके से जो है बर्न होते ही नहीं है, आग लगती नहीं है और ये एज इट इज गिर जाते हैं अर्थ के ऊपर। Now it causes a flash of light, sometimes a meteor without being completely burnt falls on the earth and creates a hollow। और जब ये अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो एक ये बड़ा सा गड्ढा छोड़ देते हैं, वहां उस एरिया में बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on the clear starry night? It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. अब कभी कभी हम आसमान में देखते हैं कि एक पूरा जो है हमें व्हाइटिश सा ब्रॉड बैंड दिखता है। ये ग्लोइंग पाथ क्या है? ये ग्लोइंग पाथ जो हमें स्काई में दिखता है, जिस दिन बिल्कुल आसमान साफ रहेगा तो ये क्या दिखता है हमें? ये क्लस्टर है मिलियंस ऑफ स्टार्स का, यानी गुच्छा है, ये बहुत सारे स्टार्स का एक गुच्छा है जिसको हम बोलते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं आसमान में। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये इस मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो हम जो है वो किस गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं? हम मिल्की वे गैलेक्सी को बिलोंग करते हैं। पता नहीं, शायद मिल्की वे गैलेक्सी में और भी सोलर सिस्टम हो, है ना, आज तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है। और ऐसे आसमान में न जाने स्काई में, स्पेस में कितने गैलेक्सियां हैं और उनमें न जाने कितने सोलर सिस्टम मौजूद हों। Now, our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it was magnified to be a river of light. Imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named Akash Ganga. तो जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं उसको हम जो है दूसरा नाम भी है जो है आकाश गंगा। उस समय, पुराने समय में जो है ये इमेजिन किया जाता कि ये रिवर है एक लाइट का, जो कि आसमान में बह रहा है, इसलिए इसको आकाश गंगा कह दिया। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. गैलेक्सी में क्या क्या मिलेगा हमें? गैलेक्सी जो है वो बहुत बड़ा सा सिस्टम है, किसका? बिलियंस ऑफ स्टार्स का, ठीक है। बहुत सारे स्टार्स हैं, इसमें क्लाउड्स हैं। किसके क्लाउड्स हैं? डस्ट और गैसेस के क्लाउड्स हैं। यहाँ पर जो है पूरे यूनिवर्स में हमें बहुत मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये जो यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है। हम इस पूरे यूनिवर्स के एक छोटा सा पार्ट है गैलेक्सी, उस छोटे से गैलेक्सी के भी एक छोटा सा पार्ट है सोलार सिस्टम, उस सोलार सिस्टम का भी एक छोटा सा पार्ट है दैट इज अर्थ, और उस अर्थ का भी एक छोटा सा प्लानट है जहाँ पर हम रहते हैं। तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है। It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. तो साइंटिस्ट जो है ये आज भी इस चीज़ को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो है हमारा जो यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि कितना बड़ा है। इतना हम जरूर जानते हैं कि हम और आप सब इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं, एक पार्ट है। Now, can you relate yourself with the universe now? क्या आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हो यूनिवर्स से? You are on the earth and the earth is a part of the solar system. Our solar system is a part of the Milky Way galaxy, which is a part of the universe. Think about the universe and the fact that it contains millions of such galaxies. How do you fit in the picture? Now here one picture is given जहाँ पे सेंटर में एक पिक्चर दी गई है। अब ये जो फोटो है ये आपकी भी हो सकती है। आप जो है वो हिस्सा हो अर्थ का, अर्थ पार्ट है सोलार सिस्टम का, सोलार सिस्टम पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये पार्ट है यूनिवर्स का।